सौरभ हत्याकांड के जैसा ही उससे भी खतरनाक कांड औरैया से सामने आया है। यह कहानी शुरू होती है 5 मार्च 2025 से, जब उसकी शादी होती है। शादी के बाद एक दुल्हन पहली बार जब अपने मायके जाती है तो अपने मायके में जाने के बाद किसी से भी मुलाकात नहीं करती और सबसे पहले पहुंच जाती है लगभग 500 मीटर दूर उसके प्रेमी का घर होता है। प्रेमी के घर जाती है, उससे मुलाकात करती है, उसे अपनी बाहों में भर लेती है और बाहों में भरने के बाद प्रेमी भी रो रहा था और प्रेमिका भी रो रही थी, जबकि उसकी 15 दिन पहले ही शादी हुई थी। इसके बाद उसने बहुत सारे पैसे अपने प्रेमिक की गोद में डाल दिए, उसके झोले में डाल दिए और उसे कहा कि ये सारे के सारे पैसे उसको मुंह दिखाई में मिले थे और ये पैसे रहे। और उसके बाद जो आगे की प्लानिंग है वो तो तुम सब कर सकते हो। यानी कि वो अपने ही पति का कत्ल कराना चाहती थी अपने प्रेमी के माध्यम से, और उसने प्रेमी को लाकर खूब सारे पैसे दे दिए। उसके बाद वो अपने निकल जाती है और उसके बाद फिर कत्ल भी हो जाता है। कत्ल होता है, अखबारों में खबर छपती है, टीवी पे खबर आती है। उसके बाद फिर हर जगह हंगामा खड़ा हो जाता है कि शादी को तो अभी 15 दिन का समय ही बीता था और यह आखिरकार दुल्हन ऐसा कैसे कर सकती है, अपने ही पति का कत्ल करवा देती है। दरअसल करोड़पति बनने के लिए, विधवा बनने के लिए उसने यह पूरी कहानी रची थी। और जब यह कहानी लोगों के सामने आती है तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में जिस तरह से मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ राजपूत का कत्ल कराया था और पूरी दुनिया में इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है, ठीक वैसे ही इस दुल्हन की भी चर्चा शुरू हो जाती है कि किस तरह से उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल करा दिया, जबकि उसके हाथों की जो मेहंदी का रंग था अभी फीका भी नहीं हुआ था। नमस्कार साथियों, मैं नीरज विश्वकर्मा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश के जिला औरैया का एक थाना लगता है। बेला बेला के पास एक ढाबा है और ढाबे के पास एक हाइड्रा मशीन खड़ी हुई थी। वह हाइड्रा मशीन जो कोई भारी वस्तु इधर उधर फंस जाती है तो उसे उठाने के काम आती है। इसी बीच में एक बाइक पर 2 लड़के आते हैं। वह इधर उधर घूम रहे थे, आकर उस हाइड्रा मशीन के पास आकर खड़े हो जाते हैं और जैसे खड़े होते हैं इंतजार कर रहे थे कि इस हाइड्रा मशीन को चलाने वाला कोई व्यक्ति अगर मिल जाएगा तो उससे अपने दिल की, अपनी मन की बात कह सकते हैं। इसी बीच में जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर कहता है कि भैया क्या परेशानी है, क्या यहां पर क्यों आए हो, क्या देख रहे हो? और दोनों बाइक सवार कहते हैं कि भैया यहीं पास में ही कुछ दूरी पर एक नहर है और नहर में हमारी कार गिर गई है, क्या आप हमारी कार को निकलवाने में मदद करेंगे? जैसे ही उन बाइक सवार ने उस हाइड्रा मशीन चलाने वाले ड्राइवर से कहा, ड्राइवर ने कहा, हमारा तो यही काम है, कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत वो बैठा, उसे गाड़ी को स्टार्ट किया, उस मशीन को, और वहां से चलने की जब कोशिश की तो जो बाइक सवार थे वो बोले, भैया एक काम करो, पास में ही तो है, पहले जाकर लोकेशन देख लो, क्या तुम्हारी ये हाइड्रा मशीन उस कार को निकाल भी पाएगी या नहीं निकाल पाएगी, इसीलिए पहले आप जाकर देख लो और देखने के बाद जैसे भी पैसे हो पैसे बता देना। जब यह बात ड्राइवर ने सुनी तो ड्राइवर को बड़ा अच्छा लगता है। इतनी साफ सुथरी बात करने वाले कौन मिलते हैं, ऐसे कस्टमर तो मिलने चाहिए। जब ऐसी बात थी तो उसने कहा, ठीक है मैं आपके साथ चलता हूं। यहां से लगभग 7 किलोमीटर दूर एक दूरी तय करते हैं। वहां पर एक जगह लगती है पलियां, और पलियां के पास पटना नहर है, और पटना नहर में ही ये जो कार थी वो गिरी हुई बताई जाती है। लेकिन यह थाना पहला था बाबेला, अब थाना बदल जाता है, यह इलाका लग जाता है सहार थाना क्षेत्र का। जैसे ही वो जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर आगे आगे चल रहा है और दोनों बाइक सवार पीछे पीछे चल रहे हैं। ये गेहूं के खेत में होकर जा ही रहे थे और अचानक से एक गोली चलती है, और जैसे ही गोली चलती है वो हाइड्रा मशीन चलाने वाले उस ड्राइवर के कनपटी पर आकर गोली लग जाती है। वो गिर जाता है। गोली ऐसी लगती है, वो हैंड टू हैंड तो हाथों हाथ तो मरता नहीं है, लेकिन उसकी चीख को सुनने के बाद वो दोनों जो बाइक सवार होते हैं गोली चलाने के बाद वहां से भाग जाते हैं, और वो पीछे मुड़कर देखते ही नहीं है कि जिसको मारने के लिए आए थे वो मर भी चुका है या नहीं। मरा है। अब आखिरकार वो भाग रहे हैं और भागते भागते निकल जाते हैं। दूर वो लड़का तड़प रहा था, जिंदगी जीने के लिए चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और यहीं पास से ही कुछ राहगीर गुजर रहे थे। राहगीरों ने कराहट की आवाज सुनी, और कराहट की आवाज सुनने के बाद जब मौके पर पहुंचते हैं
तो उन राहगीरों ने बहुत जोर जोर से चीख कर चिल्लाकर जो आसपास के गांव के लोग थे उनको भी मौके पर बुलाया। तुरंत तत्काल प्रभाव से यह सूचना पुलिस को दी जाती है और सहार थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर आती है। जो गंभीर रूप से घायल अवस्था में खून से लथपथ वो लड़का था, जिसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 24 साल के आसपास रही होगी। उसे उठाते हैं और उठाने के बाद पधुना एक सीएसी है, तो वहां पर यह भर्ती कराया जाता है। भर्ती कराकर पुलिस हटी ही थी कि उस लड़के के फोन पर एक फोन आता है। जैसे ही घंटी बजती है, उधर से पूछा जाता है कि कौन बोल रहा है। इधर से बताया जाता है कि मैं एक पुलिस वाला बात कर रहा हूं, आप कौन बोल रहे हैं। वो सामने वाला पुलिस वाले के बात सुनने के बाद एकदम घबरा जाता है। उसने कहा कि मैं इस लड़के का बड़ा भाई बात कर रहा हूं, नाम मेरा संदीप यादव है, मैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का था, थाना भोगांव है और भोगांव थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है नंगला दीपा, मैं वहां का रहने वाला बोल रहा हूं। आप बताइए कि मेरे भाई का फोन आपके पास कैसे पहुंचा। वो कहता है कि आपका भाई गंभीर रूप से घायल हो, उसकी हालत ज्यादा खराब है, फिलहाल सीएचसी विधना में भर्ती है, अब जल्दी से आ जाइए। परिवार वाले जैसे सूचना मिलती है उसके बाद दौड़ कर आते हैं और वह आकर पुलिस वालों के सामने रोते हुए बताते हैं कि आज कन्नौज का एक उमरदा एक जगह है, उमरदा के पास शाहनगर है, वहां पर पुल का निर्माण हो रहा था। वहां का एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिला था 19 मार्च 2025 को। यह वहां उस प्रोजेक्ट को करने के लिए गया था और जैसे ही मैंने दोपहर लगभग 1:30 के आसपास इससे बातचीत की तो उसने कहा कि मैं ढाबे पर रुका हूं कुछ खाना वाना खाने के लिए, लेकिन यहां पर 2 बाइक पर लड़के आए हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी कार खाई में गिर गई है, जैसे ही कार खाई से निकालकर मैं निकलूंगा उसके बाद सीधा घर आ जाऊंगा। अब यह वाली बात जो आती है, उसका भाई कहता है कोई दिक्कत नहीं, काम मिला है तो तुम अपना काम करो, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद ये सूचना मिलते हैं तो घर वालों के तो होशवा वक्ता हो जाते हैं। उसके बाद मौके पर पहुंचते हैं, जैसे ही घर वाले मौके पर आते हैं तो सीएचसी बिधुना वाले कहते हैं कि हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, इसको हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया जाता है, चांस बहुत कम है, यहां से सीधा सफाई ले जाते हैं। सफाई वाले कहते हैं कि हालत खराब है, यहां से ग्वालियर ले जाते हैं। ग्वालियर वाले भी कहते हैं कि हालत ज्यादा खराब है, उसको आगे रेफर कर दिया जाता है। आगरा फिर रेफर किया जाता है ग्वालियर से आगरा में भी डॉक्टर लोग कहते हैं कि हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, इसे आप और आगे ले जाइए। और आगे ले जाने के बाद चिचो मेडिकल स्टोर मेडिकल कॉलेज होता है, मेडिकल कॉलेज में उसको भर्ती करा दिया जाता है। एक तरफ इलाज चल रहा है, दूसरी तरफ पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। आखिरकार 1-10 दिन का समय बीत जाता है। लगभग 3 दिन उसने अपनी जिंदगी की जंग लड़ी और तीसरे दिन वो हार जाता है। 21 मार्च 2025 को उस लड़के की मौत हो जाती है। नाम उसका दिलीप होता है। अब जब दिलीप की मौत होती है तो उसके बाद फिर घर वाला भी परेशान हो जाते हैं। सबके सबका रो रो के बुरा हाल हो जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी ने बहुत नजदीक से सटाकर गोली मारी थी, इसकी वजह से इसकी मौत हुई है। पहले शुरुआत में तरह तरह के अंदाजे लगाए जा रहे थे कि चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, कुछ ना कुछ बात हुई है, लेकिन यहां पर गोली मारी थी, क्यों मारी, किसने मारी, कई तरह के सवाल थे। अब इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस लग जाती है। 7 किलोमीटर के दायरे में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन सीसीटीवी कैमरे को बड़ी बारीकी से खंगाला जाता है। तब पता चलता है कि बाइक पर सवार होकर जो 2 लड़के आए थे उन लड़कों में से एक लड़का होता है जिसका नाम रामजी ई नागर उर्फ चौधरी होता है, जिस पर लगभग 10 से ज्यादा मुकदमे होते हैं और वह हिस्ट्री शीटर होता है। अभी तो वह जेल से छूटकर आया था और जेल से छूटकर आने के बाद रहने वाला था अलचंद का अचलत का रहने वाला होता है रामजी नागर। आखिरकार पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया, उसे हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद उससे पूछा कि तुम बाइक पर क्या करने आए थे, तो तुम उसे अपने साथ क्यों ले गए थे, तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी थी। जब पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की तब भी वह इधर की बात बता रहा था, लेकिन पुलिस का जो अपना तरीका होता है, जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो कहते हैं कि मुर्दे भी बोलने लगते हैं। रामजी नागर उर्फ चौधरी थोड़ी देर में बोलने लगते हैं
और कहने लगते हैं कि एक लड़का मेरे पास आया था। पुलिस उस लड़के के पास जाती है। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा क्या मतलब था, गोली चलवा में क्यों मरवाना चाहते थे इसको। वो कहता है कि साहब उसका कोई कसूर नहीं है। एक लड़का है जिसका नाम, जो उसका खास दोस्त है, उसका नाम है अनुराग यादव उर्फ मनोज यादव, जो कि गांव सिंहपुर का रहने वाला है। थाना उसका फफू लगता है, जिला उसका औरैया लगता है। पुलिस वाले अब इसकी तलाश में जुट जाते हैं। आखिरकार अनुराग यादव को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जब उससे भी सख्ती से पूछताछ की जाती है, पुलिस अपने तरीके से बातचीत करती है, तो थोड़ी देर में तोते की तरह वह गिनती गिनना शुरू कर देता है, सारी बात बताना शुरू कर देता है। वह कहता है कि उसी के गांव की एक लड़की है, प्रगति यादव उस लड़की का नाम है, जो कि उसके घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर रहती है। उस लड़की का नाम जैसे ही आता है, यह बात जब लड़के के परिवार वालों को पता चलती है, तो वाकई कई लोग तो बेहोश होकर गिर जाते हैं। बेहोश होकर गिरने वाली बात यह भी थी क्योंकि 15 दिन पहले ही तो उसकी दुल्हन बनी थी। यह दरअसल प्रगत यादव जो लड़की है, जिसका गांव सियापुरा फू लगता है, जिला उसका औरैया लगता है, इसी की बड़ी बहन है। नाम उसका पारुल है और पारुल की शादी होती है मैनपुरी के थाना भोगांव के गांव नंगला दीपा के संदीप यादव से। संदीप यादव से शादी होती है और कुछ दिन के बाद बातचीत शुरू होती है, तो पता चलता है कि संदीप के ही छोटे भाई दिलीप यादव से उसकी शादी की बात तय हो जाती है और 5 मार्च 2025 को बारात आती है और बारात में उसे दुल्हन बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। 6 तारीख को यह सीधा अपने ससुराल जाती है। ससुराल जाने के बाद जो भी रीति रिवाज होते हैं, जो भी अपने काम होते हैं, दुल्हन की जब मुंह दिखाई होती है तो गीत गाए जाते हैं, खुशियों के गीत गाए जाते हैं। पूरा घर परिवार सब के सब खुश थे और यह घर, क्योंकि यह करोड़पति फैमिली थी, बताया जाता है कि इनके घर में हाइड्रा और कन जो मशीन है 20 से ज्यादा यानी 222 के आसपास है। इनके पास हाइड्रा और कन मशीन है जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में बताई जाती है। अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी है जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जाती है। लेकिन यह भी जानकारी मिल रही है कि संदीप इसके फर्म का भाई है, यानी कि सगा भाई नहीं है, परिवार का भाई है। और इसी यह इकलौता लड़का था जिसके पास अथाह संपत्ति अथाह दौलत थी। करोड़पति घर का लड़का, और उसकी शादी हो जाती है प्रगति यादव से। लेकिन कोई नहीं जानता था कि प्रगति यादव से जो शादी होती है, उसका पिछले 4 साल से एक लड़के से गांव का ही लड़का है। नाम उसका अनुराग यादव है। उसी से ही इसका अफेयर चल रहा है और उसे शादी करने के लिए वो बेपनाह उससे मोहब्बत करती है। इतनी मोहब्बत करती है कि वह अपने हाथों की नस भी काट लेती है। लेकिन घर वाले उससे शादी को तैयार नहीं होते, क्योंकि जो उसका काम है, उसका जो वर्क है, वह ट्रैक्टर पर ड्राइविंग का काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है। घर वालों को यह रिश्ता पसंद नहीं था। घर वालों ने जोर जबरदस्ती की और उस लड़की की शादी जो दिलीप यादव से कराते हैं, तो वह तैयार हो जाती है। अब जब तैयार हो जाती है तब यह बात पता चलती है अनुराग यादव को। अनुराग यादव कहता है कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारे बिना जीऊंगी नहीं मरूंगी नहीं, सब कुछ तो तमाम तरह के कसमें वादे तुमने की खाए हैं, अब तुम ऐसे कैसे धोखा दे सकती हो। वो कहती है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक प्लान है, वो बेहतरीन प्लान है जिससे तुम्हारी भी जिंदगी बदल जाएगी और अपनी भी जिंदगी बदल जाएगी। वो कहती है कि शादी मैं अपनी बहन के देवर से कर लूंगी और उसके बाद उसका कत्ल कर देंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी। घर वालों को कोई लड़का मिलेगा नहीं मिलेगा तो वह आसानी से तैयार नहीं होगा, और वो तैयार हो गया तो फिर मैं तैयार नहीं हूंगी। मेरे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, मेरा प्रेमी, मैं उससे शादी कर लूंगी, बस तुम्हें उसका कत्ल करना है। उसके पास जो बहुत सारी करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी, वो प्रॉपर्टी भी अपनी हो जाएगी। इस तरह का जब सपना उस प्रेमी को दिखाया गया तो प्रेमी कहता है, यह तो बहुत ही शानदार प्लान है। आखिरकार शादी तय हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, बारात जाती है और लड़की वहां पहुंच जाती है। मुंह दिखाई में अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, ज्वेलरी मिलती है, सब कुछ मिलता है। 10 मार्च 2025 को यह शादी के बाद पहली बार अपने मायके आई थी और जो भी माल मसाला, जो भी पैसे वैसे इसने इकट्ठे किए थे, लाकर अपने प्रेमी को दे देती है। कहती है कि इंतजाम करो, जितनी जल्दी हो सकता है अपना काम करो, अभी काम हो जाएगा,
तो फिर हम पुलिस की नज़रों में नहीं आएंगे। इसके लिए वाकत बहुत प्लानिंग करते हैं, चाहे वह बेहतरीन आइडिया मिल सके। प्रेमी और प्रेमिका, जो कि दुल्हन थी, जिसके हाथों की मेहंदी का रंग अभी फीका भी नहीं पड़ा था। आखिरकार वह प्लानिंग कर रहे थे और प्लानिंग करते करते वह जो प्रेमी होता है, अनुराग यादव, वह सीधा पहुंच जाता है अपने एक दोस्त के पास। दोस्त कहता है कि दोस्त, मुझे कुछ मदद चाहिए। मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, शूटर चाहिए, जो कि किसी की हत्या कर सके। इसके लिए नाम सामने आता है रामजी लाल का। रामजी लाल नागर जो होता है, उसके नाम सामने आता है। वो अभी जेल से छूटा था, उस पर लगभग 10 के आसपास मुकदमे होते हैं और उसे तय कर दिया जाता है। अब वो पूछता है कि हम लोग कैसे पहुंचेंगे, तो यह प्लानिंग करते हैं कि व्हाट्सएप 2 से कनेक्ट जो रहेंगे, प्रेमी प्रेमिका पति से भी कनेक्ट जो होगा, वो व्हाट्सएप 2 तारीख को उसे प्रोजेक्ट मिलता है कन्नौज का, और ये पूछती है कि तुम कहाँ पे हो। जी, वो बताता है कि मैं अभी कन्नौज से निकलकर वापस आ रहा हूं, और इसलिए तुम परेशान क्यों हो, क्या बात है। वो कहती है, बस ऐसे पूछ रही थी, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा। जैसे ही उस ढाबे का जो लोकेशन दिया जाता है, लोकेशन देने के बाद वो अपने प्रेमी को देती है और प्रेमी देता है उसका शूटर को। शूटर अपनी बाइक लेकर तुरंत पहुंच जाता है और इस हिसाब से वह कत्ल कर देता है, हत्या कर देता है। लेकिन कहा जाता है कि कितने भी छात्र क्यों ना हो, कोई भी कातिल, कोई भी अपराधी, लेकिन वह बच नहीं सकता जब पुलिस अपनी ईमानदारी से जांच करने पाती है। न तो जमीन के 7 तह भी खोद कर वो उस कातिल को, उस अपराधी को बाहर निकाल लेती है। और इस घटना को ज्यादा वक्त हुआ ही नहीं था। अभी उस लड़के की जो मौत होती है वो 21 मार्च 2025 को होती है, और पुलिस ने 24 मार्च 2025 को इस घटनाक्रम का खुलासा कर देती है, जैसे घटनाक्रम का खुलासा होता है। यह कहानी भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या की थी। उसके टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद एक नीले रंग के ड्रम में पैक कर दिए थे। उस पर बहुत सारे मीम भी बन रहे हैं, बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं। अब वो घटना के साथ साथ इस घटना को भी जोड़ दिया गया, या कि इस लड़की का जिसका नाम प्रगति होता है, और प्रगति ने जिस तरह से अपने पति की हत्या कराई थी, वह वाकई अपने आप में बहुत भयानक है। लोग क्या करें, लोग सोचने पर मजबूर हैं किससे शादी करें, और वह पता नहीं वह घर आकर क्या तांडव मचाएगी, इसलिए कि शादी ही नहीं करनी, तो इस तरह की हत्या करने की जरूरत ही क्या थी। अपने परिवार वालों को समझाने की कोशिश करती। उस बेचारे का क्या दोष था जिसने कुछ दुनिया देखी ही नहीं थी। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम को संवारने का उद्देश्य है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और पुलिस का यह कहना है कि इस मामले में कम से कम समय में 4 शर्त लगाई जाएगी, और जो भी अपराधी होंगे इस घटना के में, जितने भी लोग भी शामिल हैं, सबको डिटेन किया जाएगा, सबको गिरफ्तार किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा, और आरोपियों को कम से कम समय में सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी, ताकि लड़कियों को, खासकर उन्हें जिनके दिमाग में खुरापाती वाले किस्से, कहानियां पल रहे हैं, उनको सजा मिल सके, उनको पता चल सके कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। आज की यह वीडियो यहीं तक। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय